रानी बाग एमसीडी वार्ड नंबर 60 के निवासियों, शकूर बस्ती के निवासियों, दिल्ली वासियों और भारतवासियों, आपको सबको शत शत नमन। आज हम 20/11/22 को आपसे चर्चा करेंगे एक अहम विषय पर कि जैसे आपको पता है कि अब चुनाव एमसीडी के हैं, 4 दिसंबर को चुनाव होना है। लेकिन यहाँ के जो नेता हैं मेन विषयों से भटक के इधर उधर की बातें कर रहे हैं। कोई कूड़े की बात कर रहा है, कोई सफाई की बात कर रहा है, जबकि ये शक्तिशाली सब नेता, मेरी इनसे अपील है कि ये जनता के हित में और मेन मुद्दों पे बात करें जो स्थानीय मुद्दे हैं। ये ऐसे मुद्दों पे बात करके जनता को भटका रहे हैं और इधर उधर वोट बांट के और फिर अपनी बंदरबाट चलाएंगे। मेरी इन सबसे निवेदन है कि एक खास विषय पे आज हम बात कर रहे हैं। जो काम करने वाली महिलाएं होती हैं, बच्चियां होती हैं, जो ज़्यादातर बिहार, यूपी, झारखंड, केरला, दिल्ली के आसपास के शहरों में, लगभग सभी मेट्रो सिटीज़ के अंदर आसपास की ये तरफ से ये लोग, महिलाएं और ये बच्चियां जाती हैं और घरों में बर्तन मांजने का काम, ये लोग क्या काम, कपड़े धोने का काम, झाड़ू पोछा, सफाई, दुकानों के अंदर, ये हजारों की तादाद के अंदर रानीबाग एमसीडी वार्ड में प्रतिदिन आते हैं। जो पीतमपुरा गांव सबसे ज़्यादा और शकूरपुर से 60-70% लोग आते हैं। 10 रुपये रिक्शा किराया देते हैं लोग, यहाँ तक आके उतरते हैं ई रिक्शा के ऊपर और पीतमपुरा से आते हैं। इनका ना तो कहीं पे टेनेंट वेरिफिकेशन होता, ना इनका कोई सर्वेंट वेरिफिकेशन होता सरकार के द्वारा, जिसकी वजह से जो सरकार द्वारा इनको जरूरी स्कीमें और रियायतें मिलती हैं वो नहीं मिल पाती। कोई भी नेता, एमएलए, मुख्यमंत्री इनकी तरफ ध्यान नहीं देता। सबका ध्यान उन चीज़ों के ऊपर है जिन चीज़ों से कमाई होती है या सरकार को घेरा जाता है। जैसे कि अब इस समस्या क्या होती है, जब ये महिलाएं घरों में काम करने जाती हैं, सुबह 7 बजे 8 बजे शुरू हो जाती हैं, घर से निकल के अपने घर से निकलती हैं, ना तो इनके पास गैस के चूल्हे होते हैं, इनको ब्लैक में चूल्हे लेने पड़ते हैं जो कि डबल से भी ज़्यादा पड़ते हैं। इन्होंने लोकल सिलेंडर ले रखे हैं, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो। शकूरपुर में, रानीबाग में सिलेंडर खुलेआम बिकते हैं पुलिस की मिली भगत से। एसडीएम इनको कुछ बिल्कुल नहीं देखता, ना इनको रोकता, और इनमें डबल रेटों के ऊपर डोमेस्टिक सिलेंडर इनको ब्लैक में दी जाती है। ये इनका शोषण है और ये सिलेंडर अनसिक्योर होते हैं। इनके साथ आए दिन किस्से होते हैं और फिर ये घटना के शिकार होते हैं और इनका कोई मीडिया वाला प्रचारित नहीं करता, और जिसकी वजह से इनकी आवाज़ दब जाती है। हमेशा प्रतिदिन इस गैस के चूल्हे के ऊपर ये बैठ के आग सेकते हैं, जहाँ इनको इनका परिवार खतरे हैं। शकूरपुर में जाओगे आप देखोगे 9 गज की, 12 गज की झुग्गी 25 से 35 गज की बनी हुई है और उसमें 7-8 कमरे, 7-7 मंजिल बने हुए हैं। कमाई का जरिया बना हुआ। 3,500 रुपये में इनको कमरा मिलता है और हालात इतनी निंदनीय और दयनीय है, बदबू इतनी है वहाँ, अगर आप निकल के देख लो तो हालत कितने खराब है। दूसरी चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, इनको बच्चों को स्कूल में पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। जब दिल्ली सरकार कहती है कि स्कूल के मॉडल की बात करती है, एमसीडी के और दिल्ली के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट के दोनों के स्कूल चल रहे हैं, इन बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। जब इन पे अच्छा खाना घर से ना सुबह मिलेगा इनको, और जब ये बच्चे अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, इनको अच्छा माहौल नहीं मिल सकता, लाइट, बिजली, पानी, कमरे के अंदर एक 8x8 के कमरे के अंदर जहाँ 6 आदमी सो रहे हैं, वहाँ ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कैसे इंजीनियर बनेंगे, कैसे देश का भविष्य बनेंगे। ये बात है। सब्जी वब्जी अगर आप देखो कितनी महंगी है। इन लोगों के पास किराया डेली, यहाँ से शकूरपुर से यहाँ 5-7 किलोमीटर तक ये काम करने जाते हैं, इनके पास कोई किराया भाड़ा नहीं, अच्छे कपड़े कोई नहीं, कोई इस तरह के स्तर नहीं, इनके पास कोई आवास नहीं है। अभी आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3024 फ्लैट दिए हैं। ये आंशिक शुरुआत है, कम से कम उन्होंने शुरुआत कर दी है। अच्छी शुरुआत है, अच्छा कदम है। लेकिन ये देखना चाहिए कि दिल्ली में 20 लाख लोग इस तरह के हैं जो दिल्ली के अंदर आके यहाँ के स्थानीय लोगों की जरूरतें पूरी करते हैं। पानी, बिजली की इनकी समस्या सबसे ज़्यादा है। वहाँ इनको लोग सब मीटर देते हैं, जो जमींदार या जो इनके मकानों के मालिक होते हैं, और वो कई गुना ज़्यादा कीमत इनसे वसूल करते हैं। ये बहुत समस्या है। अब इनके बच्चों के लिए क्रैच टाइप होना चाहिए। जो काम वाली हैं, इनके पास बेचारियों के पास खुद ही 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये कई कई घरों में काम करती हैं, और इनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ छोड़ के आती हैं, ये एक बहुत समस्या है। हमारे घर के सामने ऋषिनगर एमसीडी का पार्क है, जो कि बहुत ही इसके साथ विवाद जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे इनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती किसी भी तरह की। ये रानीबाग की बीट नंबर 3 पड़ती है। सैनिक विहार से इनको खदेड़ के यहाँ भेज दिया जाता है। ये बेचारी जमीन पे, सड़कों पे बैठ के ठंड के अंदर बैठी होती हैं तो भी, और गर्मी में धूप में बैठी होती है तो भी इनके बच्चों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है। बजाय यहाँ बहुत बारी सोशल संस्थाएं हैं, वो अपने उन्होंने गुंडे रखे हुए हैं जो इनको मारपीट के बाहर निकालते हैं प्रतिदिन। आप इसका आंकड़ा यहाँ के कैमरों से और काम वालियों के रिकॉर्ड पर ले सकते हो। इनके लिए इंश्योरेंस की कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर ये मर जाएं, कर जाएं, तो इनके लिए कोई ऐसी इंश्योरेंस की व्यवस्था हो जो इनकी करी जाए, इसका प्रीमियम सरकार भरे। मेडिकल इंश्योरेंस की व्यवस्था नहीं। जब होते हैं सरकारियों में, इनके छुट्टी करके कई कई दिन वहां पे लाइन में लगे रहते हैं। जो मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, फेल है पूरा।
इनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर इलाज होना चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस का पैसा सरकार दे, इस तरह की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल का अगर ईडब्ल्यूएस के इलाज का डाटा निकलवा लो, ऑडिट करवा लो खातों की, तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। मैं सारी सरकार के अंदर जितने विसल ब्लोअर्स हैं, जितने आरडब्ल्यू एनजीओ, उनसे अपील करूंगा, जो अधिवक्ता हैं, जो समय समय में मांग उठाते हैं हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो इस विषय में पहलू पे गौर करें और इनके सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों के ईडब्ल्यूएस के खातों की जांच की, सीएजी की ऑडिट जांच की मांग करता हूं मैं, और इसकी सब रिपोर्टें सार्वजनिक करी है। दिल्ली सरकार से अपील है, जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं अब तो जेल में है, लेकिन जो उनके अधिकारी और जो उनके नाम का लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, उन लोगों से भी अपील है, दिल्ली सरकार के अंदर भी, कांग्रेस वालों से भी, जिन्होंने 15 साल पीछे शासन किए हैं, और कांग्रेस का जन आधार बिल्कुल इसीलिए खत्म हुआ है। ना इनकी केंद्र में सरकार है, ना इनकी दिल्ली में सरकार है, ना एमसीडी में सरकार है। सिर्फ इनके नेता जो हैं व्यक्तिगत राजनीति कर रहे हैं जनता को गुमराह करके, और ये अगर सत्ता में आ गए तो कोई काम करवा ही नहीं सकते, जब इनकी केंद्र में सरकार नहीं है, दिल्ली में सरकार नहीं है, निगम में नहीं है, और ना हो सकती, तीनों जगह, तब फिर ये किसी का काम कैसे करवाएंगे? जनता को सिर्फ गुमराह करके वोट ले रहे हैं, और ये इस तरह का ब्लैकमेलिंग का धंधा चल रहा है कांग्रेस के नेताओं का। ये देखना चाहिए, पुराने ब्यूरोक्रेट और तंत्र का ये सहारा ले रहे हैं। दूसरी समस्या है कि इनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती। जब इनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड जहां ये रह रहे हैं वहीं इनका उसी स्थानीय जगह वो किया जाए रिकॉर्ड, पुलिस इनका वेरिफिकेशन करे, इनको क्या कहते हैं इनको एक मोबाइल फ्री मिलना चाहिए जिसपे इनको डिजिटल करेंसी से जोड़ा जाए। जैसे अब डिजिटल करेंसी के बारे में बात चल रही है भारत देश में, इनको भी जागरूक किया जाए, इनको साथ में लिया जाए, इनके बच्चों को डिजिटल करेंसी के बारे में बताया जाए, पेटीएम, यूपीआई, जिससे कि कुछ सालों के अंदर ये तैयार हो जाए, और देश के अंदर जो नकली करेंसी, टेररिज्म, इलेक्शंस के अंदर जो अवैध काम चलते हैं उसको ही रोकने के अंदर करोड़ों की तादाद में ये बच्चे और यही लोग काम आ जाएंगे। इनकी क्वालिटी एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। जितने प्राइवेट स्कूल हैं उनका भी ईडब्ल्यूएस का खाते की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल वालों ने भी बहुत दूर मचा रखी है, और ये लोग कोई जाता, इनकी इतनी अप्रोच होती है, ये लोग कोई डाटा नहीं देते, ना न्यायालय को देते, ना इनको सार्वजनिक करना चाहिए कि इन्होंने कितने ईडब्ल्यूएस के खातों की जांच होनी चाहिए, उनके घरों की जांच होनी चाहिए कि ईडब्ल्यूएस के नाम पर कौन आदमी धोखाधड़ी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा है और इन गरीबों को हक मार रहा है जो कि जरूरतमंद है, जिनके लिए सरकार ने नीति बना के ये कानून बनाए। और इसके ऊपर प्लेसमेंट एजेंसीज भी जो है बहुत सारी प्राइवेट चल रही है, इनके ऊपर भी लगाम लगनी चाहिए। इन सबका लोकल स्थानीय थाने में दर्ज, अगर एक भी प्लेसमेंट एजेंसी थाने से या एसडीएम कार्यालय से रजिस्टर्ड के बिगड़ चल रही है तो उसको 7 साल के लिए जेल भेज दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे ह्यूमन ट्रैकिंग के और कई तरह के अवैध कारोबारों में ये लोग लिप्त होते हैं, और ये गली मोहल्ले में खोल के बैठे हुए एजेंसियां। इनको 7 साल की सजा, कम से कम ज्यादा सजा देनी चाहिए, ताकि जब इन लोगों में खौफ बैठे। इनमें कोई खौफ नहीं होता, ये शोषण करते रहते हैं इनका। थानों के अंदर आप सारी दिल्ली के थानों से अगर आप आंकड़ा मंगाओगे, रानीबाग थाने से, तो मेरे को लगता नहीं कि एक एफआईआर भी ऐसी मिलेगी कि किसी प्लेसमेंट वाले पे इसलिए केस दर्ज किया हो कि उसने बहुत सारे लोगों को लगा दी, जबकि ऐसी घटनाएं आती हैं तो दबा दी जाती हैं, क्योंकि इन गरीब व्यक्तियों को ना तो अपना कानून पता होता, ना इनको न्यायालय का रास्ता पता होता, ना थानों का रास्ता था, तो इनका हक मारा जाता है। ना इनको गृह मंत्रालय का रास्ता था, ना प्रधानमंत्री कार्यालय का रास्ता पता, इसीलिए इनका ना मुख्यमंत्री कार्यालय, ना इनसे कोई मिलकर राजी। इनसे क्योंकि मिलता नहीं, इनके पास कोई अप्रोच नहीं होती, कोई नेता इनके लिए किसी केंद्रीय मंत्री के पास जाएगा नहीं, कोई आदमी इनके लिए कोई मदद करने को तैयार नहीं होते। सिर्फ इनका एक वोट लेने के लिए ये 15-20 दिन भागा दौड़ी चलेगी, और ये लोग दे भी बैठते हैं। इसी तरीके से पार्क में बैठने के लिए एमसीडी के जितने भी पार्क है उनके अंदर कंपलसरी इनके लिए एक वो होना चाहिए, सभी कॉलोनियों में, शकूरपुर जे कॉलोनी तक के अंदर ये बच्चियां और ये महिलाएं काम कर रही हैं, तो पार्क में इनके रिजर्वेशन होने चाहिए। हर एक पार्क में कुछ जगह रिजर्व होनी चाहिए, ये पार्क रिजर्व होना चाहिए जहां पे ये अपना समय व्यतीत कर सकें। दिन के अंदर ही सुबह 8 बजे आते हैं, रात के 8 बजे तक 12 घंटे लगभग काम में रहते हैं। दुकानों पे इनके बच्चे काम करते हैं, बहुत बड़ी समस्या है। इनकी बच्चियों की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और मैं चाहूंगा कि रानीबाग के अंदर ज्योति अग्रवाल है और आम आदमी पार्टी से मिथिलेश पाठक हैं, जो अब इस टाइम आज 20-11-22 तक का आंकड़ा जो आया कि उन्होंने जन समर्थन जुटाने में काफी कामयाब रही हैं, घर घर लोगों से डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं, और आम आदमी पार्टी की और व्यक्तिगत नीति भी कर रही है। क्योंकि नीतियां 2 तरह की होती है, एक तो होती है पार्टी की गुडविल, जो कि इस टाइम थोड़ी धूमिल है आम आदमी पार्टी की, और एक होती है स्थानीय गुडविल कैंडिडेट की, तो वो उनकी बहुत बढ़िया है, उसके ऊपर ही वो लेके काम कर रही है। और आने वाले दिनों में देखते हैं कि जनता क्या फैसला करेगी 4 दिसंबर को। और कांग्रेस से मदन खुराना है, उनको भी ये देखना चाहिए कि भाई यहाँ पे जो विकास का क्षेत्र है, जो ये मुद्दा है, उनको जोर शोर से उठाना चाहिए। उनके गॉडफादर कमलकांत शर्मा है, उनको भी ये समझाना चाहिए कि भाई आप जो इतनी बड़ी राजनीति कर रहे हो, यहाँ से जो भी बंदा चुनाव जीत के आता है वो सीधा कोठी एरिया के अंदर जाता है। रानीबाग ऋषिनगर से रहने वाले पहले सारे लोगों के आप उठा के देख लो, सब सैनिक विहार से ही राजनीति चलती है, तो इसके ऊपर भी लगाम होना चाहिए। दूसरा, और भी कई तरह की मांग है जो हम आपके सामने उठाएंगे।
सबसे ज्यादा ये है कि कोई भी प्लेसमेंट वाला के ऊपर सख्त कानून होने चाहिए, टोटल रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति इनको अपने घर में रखता है, जब वो वेरिफिकेशन कराएगा तो साथ में इस चीज का ब्यौरा दे कि वो उसको कितने पैसे देता है काम करने के, कितने घंटे के, क्या काम करवाता है। ये चीज का ब्यौरा आना शुरू हो गया तो इनको इनकी जायज पैसे मिलेंगे, जो कि हालत से समझौता करके कम पैसों में काम करते हैं ये लोग। तो इनको जब पैसा मिलेगा और लोग इनको बासी खाना देते हैं, इसके ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए। जो कि ये लोग पेट भरने के लिए हर कोटी वगैरह देखने आएगा, कोई ताजा खाना नहीं दे रहा है, इनको बासी खाना देता है। इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए कि बासी खाना इनको दिया जाता है और ये पेट भरने के लिए खाते हैं। और ये देश की दशा को दर्शाते हैं कि देश में क्या चल क्या रहा है। और ये दिल्ली की राजधानी का ये हाल है। और एमसीडी वार्ड नंबर 60 में जहां कल जयप्रकाश अग्रवाल जी, ये कमलकांत शर्मा जी और ये रोशन लाल आहूजा जी, देवराज अरोड़ा जी बड़े बड़ी बातें कर रहे थे कि हम 3 बार चुनाव जीते हैं, 9 बार सांसद का चुनाव जीते हैं, लेकिन इस समस्या पे इन्होंने कोई काम नहीं किया, न ये विषय कभी उठाया। और ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसकी तरफ मैं इन सभी नेताओं का ध्यान लाना चाहता हूं कि ताकि ये आज समस्या उठाएंगे। कांग्रेस का काम सिर्फ समस्या उठाने का आज की डेट में, और वो यही कर सकते हैं और इनको उठानी चाहिए। विपक्ष का काम यही है, जब ये जन आधार खो चुके हैं। जन आधार पाने के लिए इन लोगों की आवाज कांग्रेस बने। आम आदमी पार्टी से और बीजेपी के लोगों से जो कि सत्ता के अंदर हैं सब जगह, दिल्ली के अंदर तो केजरीवाल की दिल्ली की सरकार चली रही है, केंद्र में बीजेपी में सबसे ज्यादा मौका है। मेरी उनसे भी प्रार्थना है, कई बार कुछ मुद्दे चूक जाते हैं सरकारों द्वारा, उनके जनप्रतिनिधियों द्वारा, तो ये मुद्दा आज हम उठा रहे हैं और इसको बहुत प्रमुखता से उठाएंगे, गली गली पे हर जगह जाके। शकरपुर में जितेंद्र तोमर है, एन राजा है भाई हमारे, उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो इस मुद्दे को समझें और इनकी जरूरतों को देखते हुए इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्यक्रम करें, जिससे कि आने वाले दिनों के अंदर ये एक समाज जो पिछड़ा वर्ग है इसका शोषण बंद हो और इनको इनका अधिकार मिले। इनको भी महसूस हो कि आजाद भारत 1947 के अंदर ये जो हमारा 15 उसी भारत के ये नागरिक हैं और उसमें ये जी रहे हैं। इनका ये शोषण रुकेगा तो देश तरक्की करेगा, इनके बच्चे तरक्की करेंगे तो देश तरक्की करेगा, जो इस समाज से पिछड़ गए हैं। आज की शब्दावली को मैं यहीं विराम देता हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी राजनीतिक पार्टियां इसकी तरफ ध्यान देंगी। सभी जनप्रतिनिधि, आरडब्ल्यू एनजीओ, खासतौर से वो आरडब्ल्यू एनजीओ जो अपना नाम लिखवाने के लिए 6-6 लाख 8-8 लाख रुपए रिश्वत देते हैं और अलग अलग सरकारी एजेंसीज को, वो इस तरफ ध्यान जरूर देंगे। जो लोग कैंप लगाते हैं, भंडारे लगाते हैं, उनको जरूर ध्यान देना चाहिए कि इन लोगों के विकास के लिए वो लोग कुछ करें। इस तरह फिर पुनः देते हैं। स्थानीय एसएचओ, एसीपी, डीसीपी को भी ये मना कर, अगर एक डीसीपी अगर एरिया में घूम जाए, एसएचओ और एसीपी, पुलिस अधिकारी का कांस्टेबल भी अगर इनके अधिकार के लिए खड़ा हो जाए, तो उस क्षेत्र का पूरा माफिया, जो लैंड माफिया होते हैं, ये सारे लोग जो हैं जिनपे बहुत सारा फंड होता है, पैसे का रिजर्व कोटा होता है, जो अवैध काले धंधे चलाते थे, ये सब लोग जागरूक हो जाएंगे। और इसके लिए अगर पुलिस की भी ड्यूटी लगा दी जाए, एसडीएम कार्यालय की ड्यूटी लगा दी जाए, मैं कहता हूं कि सिर्फ एक एसएचओ, अगर 28 पार्क यहाँ पे हैं, 30 पार्क रानीबाग के अंदर, अगर इन पार्क के अंदर एक एसएचओ बैठ के इनकी मीटिंग ले लेना, अगर 15-15 मिनट की, 10-10 मिनट की, इनसे सिर्फ मिलने चला जाए, तो जो लोग इनका शोषण कर रहे हैं उनमें खौफ पैदा हो जाएगा कि दिल्ली पुलिस इनके साथ खड़ी है। दिल्ली पुलिस जहां आज अपनी इमेज साफ करने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, जो जन आधार, जो लोगों के अंदर एक छवि पुलिस की चेंज की उम्मीद गृह मंत्रालय भी कर रहा है, उस छवि के अंदर बहुत तेजी से बदलाव आएगा। मैं दिल्ली के एलजी श्री विनय सक्सेना जी से भी प्रार्थना करूंगा कि वो इसके ऊपर कुछ कदम उठाएं, ये बहुत जरूरी है। और ऐसे आज बहुत ज्वलनशील 100 से ज्यादा मुद्दे मैंने इस चुनाव में उठाए हैं और उठाऊंगा, जिससे कि देश की राजनीति के अंदर एक नया सूरज देखने को मिलेगा। और साथियों, फिर मैं इस बात को आज शब्द, जय हिंद, जय भारत।